नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनास त्यागी। बस 16 घंटे बचे हैं और बिहार चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे। बिहार में क्या क्या होने वाला है उसकी तस्वीर आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ वो अनुभवी पत्रकार जुड़ेंगे जो बिहार के नब्ज को समझते हैं, जिन्होंने दशकों तक बिहार चुनाव को कवर किया है। ऐसे अनुभवी संपादकों से हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके अनुभव और ग्राउंड जीरो से उनके पास जो डेटा आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक उन्हें क्या लगता है कौन बाजी मार ले जाएगा, क्या फैक्टर्स रहेंगे और इस जीत हार के क्या मायने बीजेपी के लिए होंगे, क्या मायने पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनावों के लिए होंगे और क्या एक नए विपक्ष को अगर ये चुनाव तेजस्वी अपने पाले में करने में कामयाब होते हैं तो क्या कुछ होगा एकजुट विपक्ष का एक बार फिर से शुभारंभ। ये हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं ओपी यादव जी, हमारे साथ हैं चुनाव विश्लेषक, हमारे साथ फैजान अहमद हैं, ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान न्यूज से, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वार्ता यूएनआई से, एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा में पूरे विश्लेषण की तरफ बढ़ूं उससे पहले आप सभी से मैं चाहूंगी एक एक करके आप सभी लोग जो हैं, शुरुआत हम एनके सिंह जी आपसे करते हैं। आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? आपके पास जो अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है वो क्या कहती है? कौन सी पार्टी बाजी ले जाएगी और अगर एक सीट का अनुमान देना चाहें तो? देखिए पिनाज, एडवांटेज महागठबंधन है और उसका बहुत कारण के लिए बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आप यूं ही देखें कि बेस वोट किस पार्टी के कितने होते हैं और अगर ये आपको अंदाजा मिल जाए कि बेस वोट जो परंपरागत चले आ रहे हैं, तो अगर आप यादव और मुस्लिम, और आप जानती हैं कि मुसलमान जिस तरह हार्डकोर हिंदुत्व अभी हाल के दौर में आया है, उसके बाद मुसलमान एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में है। पहले भी रहता था लेकिन कहीं वो डिवाइड हो जाता था, लेकिन अब की बार ये कंसोलिडेशन एक तरफ रुझान की इंडिकेट करता है। करीब 15-16% मुसलमान और इतना ही यादव। ध्यान रखिएगा यूपी में यादव 9% है लेकिन यहां पे 16% है और मुसलमान भी 16% है, जबकि यूपी में 18.5% मुसलमान है। तो इन दोनों का बेस वोट जो होता है वो 32% होता है, जो महागठबंधन के लिए लगभग सुनिश्चित है। अब विनेबिलिटी पॉइंट बिहार में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, कम से कम 3 ब्रॉडर फॉर्मेशंस है और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कि 12 से 17% वोट ले जाते हैं। ये आमतौर पे देखा गया है। एनके सिंह जी, हम इस चुनाव के विश्लेषण को आपसे समझेंगे। दिखाई दे रहा है मैं चुनाव के विश्लेषण को समझूंगी, लेकिन अगर आप एक सीटों का अनुमान बता सकें तो हम एक एक कर पहले सीटों का अनुमान ले लें और उसके बाद कारणों की हम चर्चा करेंगे चरणबद्ध तरीके से। जी, सीटों का अनुमान हमने आपको दिया, आपको उस समय भी बताया था और अभी भी मैं बता सकता हूं कि सीटों में मुझे लग रहा है कि बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है महागठबंधन को और वो दोनों मिला के करीब 130 से 140 सीटें इनके खाते में आएंगी और 140 का मतलब होता है कि एक मजबूत कोएलिशन जो कि सरकार मुकम्मल चला सकता है। जबकि ठीक इसके बरक्स अगर आप देखें एनडीए को, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो अच्छा रहेगा लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का काफी कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये 100 के आसपास होंगे, 100 से 5% प्लस माइनस होता है, लेकिन 100 के आसपास कहीं रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि महागठबंधन सरकार बनाएगा और सरकारी नहीं बनाएगा बल्कि एक पुख्तगी से सरकार चला पाएगा। जी चलिए, विनोद अग्निहोत्री जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? महागठबंधन बीजेपी को, एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, एनके सिंह साहब की सारी बातों से मैं सहमत हूँ और मेरा भी लगभग वही अनुमान है जो एनके सिंह साहब का है। थोड़ा मैं महागठबंधन को कुछ सीटें और ज्यादा दे रहा हूँ। मैं करीब 150 के आसपास सीटें दे रहा हूँ महागठबंधन को और के बाद करीब 70-75 सीटें मैं दे रहा हूँ एनडीए को और बाकी जो सीटें बचती हैं, 7-8 सीटें जो बचती हैं, वो आप अन्य को दे दीजिए, जिसमें एलजेपी भी 2-3 सीटें ले सकती है, एक आध पप्पू यादव की पार्टी भी ले सकती है या कुशवाहा जी की पार्टी है जो उनका गठबंधन है। तो इस तरह से मेरा मोटा मोटा अनुमान ये है। अब इसके पीछे का विश्लेषण अगर आप कहें तो मेरा एक बाकी जो सारी चीजें वोट बैंक और जनाधार की जो बात एनके सिंह साहब ने कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसमें एड ऑन ये है
कि इस बार दो चीजें थी, एक बदलाव, जैसे मैं बताऊं आपको कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था 2013 का, तब शीला दीक्षित से नाराजगी नहीं थी, लेकिन बदलाव की इच्छा थी। असम में जब चुनाव हो रहा था 2016 का, तो तरुण गोगोई से नाराजगी नहीं थी, लेकिन बदलाव की इच्छा थी। यहाँ नीतीश कुमार से नाराजगी भी थी और बदलाव की इच्छा भी थी। तो इसलिए दोनों फैक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं। और साथ में जो जनाधार वर्ग है आरजेडी और कांग्रेस का, मान लीजिए 32-33% आरजेडी का एमवाई कॉम्बिनेशन है, प्लस 5-6% कांग्रेस का वोट हो गया और विजिबिलिटी फैक्टर हो गया, तो कुल मिलाकर ये अच्छा खासा ये वोट बैंक बन जाता है। उस एनालिसिस पे जाएंगे। एक रवि उपाध्याय जी हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वार्ता यूएनआई से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका आकलन क्या कहता है वो भी समझना चाहूंगी सीटों के लिहाज से, फिर विश्लेषण करेंगे एक एक करके। देखिए, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया, सिंह साहब और अग्निहोत्री जी ने, कि वो हमारा कुछ आकलन कुछ दूसरे तरह का है। हमने महागठबंधन को 108 से 120 सीट दिया है और एनडीए को 98 से 110 दिया है। उसी तरह से अन्य को हमने 13 सीट के आसपास रखा है। तो यह देखिए, एमवाई समीकरण ठीक है, पहले एमवाई समीकरण बिहार में होता था, इस बार भी एमवाई समीकरण है। एमवाई समीकरण ही राष्ट्रीय जनता दल का आधार है और 32-33% यह जो बात हो रही है एमवाई की, तो वो ठीक है, उतनी परसेंटेज है, उसमें कमोबेश होती है। लेकिन आप देखिएगा कि इस बार तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने A to Z की बात कही है। A to Z की बात का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलने की, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की। तो यह इस बार उन्होंने बदलाव किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि एमवाई समीकरण के बूते हम इस वैतरणी को पार नहीं कर सकते, सरकार नहीं बना सकते। एकदम यह क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। एमवाई समीकरण से सरकार नहीं बनती, इसका एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है। तो यह इसलिए उन्होंने A to Z की बात कही है और यह नया नारा इस बार A to Z का दिया गया है। और A to Z के तहत ही उन्होंने पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर भी सबको प्रतिनिधित्व दिया है। इसके कई उदाहरण भी हैं कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं और राज्यसभा में मनोज कुमार झा हैं, फिर वो राज्यसभा में एक भूमिहार समाज से ही एक को भेजा गया है। तो इस तरह से कई ऐसे एग्जाम्पल, नई जो तेजस्वी यादव जब से लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में सत्ता में मैंने अपनी पार्टी को संभाला है, तो उसके बाद से उन्होंने कई उदाहरण पेश किया है और इसी के तहत वो इस बार भी चुनावी मैदान में है। और इसीलिए चलिए, तो तेजस्वी ने अपने आप को एक लीडर के तौर पे कैसे इवॉल्व किया, एमवाई समीकरण कितना बड़ा फैक्टर रहा, नीतीश से नाराजगी और बदलाव कितने बड़े फैक्टर रहे, एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ओपी यादव जी, आपसे भी समझना चाहूंगी एक छोटी सी टिप्पणी, और आपके हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक मेरा मानना है, खासकर हमारी रिसर्च एजेंसी ने जो काम किया है बिहार में, करीब 125 से 130 सीट महागठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं हमारे रिसर्च में। और एनडीए को करीब 100 सीटों के आसपास माना जाए। और इसके बाद जो छोटे दल हैं, उसमें जन अधिकार पार्टी ले लीजिए, करीब 6 सीटें और 4 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी और 2 सीटें एमआईएम। तो इस तरह का जो वाइफरकेशन है सीटों का, और उसमें अगर ब्रेकअप देखा जाए तो कांग्रेस करीब 30 सीटों के आसपास और राष्ट्रीय जनता दल करीब 86 सीटों के आंकड़े को छूती नजर आ रही। तो मोटा मोटा, और सीपीआई-एमएल एक बड़ा मेजर चंक इनको भी मिल रहा है, 10 सीटों के आसपास सीपीआई-एमएल, और सीपीआई 2 सीटों के आसपास, सीपीआईएम 1 सीटों के आसपास, जेएमएम को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ये जो पूरी पिक्चर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कैंप में करीब 45 से 50 के बीच में जनता दल यूनाइटेड और 40 से 45 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को लगभग 2 सीटें और वीआईपी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जी, तो ये आपका आकलन कहता है कि अगर इन सभी को हम एवरेज आउट भी करें, अपने दर्शकों को हम समझा दें कि चाहे फिर वो एनके सिंह सर हों या फिर विनोद अग्निहोत्री जी हों, ओपी यादव जी हों, हालांकि रवि उपाध्याय सीटें कम दे रहे हैं, लेकिन सभी को अगर हम एवरेज भी कर लें तो भी 125 से 135 सीटें जो हैं बड़े आराम से महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखती हैं। यानी ये तो क्लियर है कि नीतीश के लिए नाराजगी थी, बदलाव की इच्छा थी, लेकिन इसके कारण क्या रहे, इसके मायने क्या होंगे, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एनके सिंह जी, आपसे फिर से शुरू करती हूं। अगर एनालिसिस करें तो नीतीश से नाराजगी और बदलाव की इच्छा, क्या सिर्फ यही वजह रही, या फिर
क्योंकि मोदी जी का चेहरा जो है वो सबसे ज्यादा आगे रखा गया था। पोस्टर बैनर से नीतीश जो है वो खुद गायब नजर आ रहे थे। मोदी जी नाराजगी को भांपते हुए उनको फ्रंट फुट पे रखा गया था। तो क्या उनसे भी कुछ नाराजगी हो सकती है, या जितना भी सेविंग ग्रेस बच रही हैं, ये सीटें आ रही हैं, वो उन्हीं की बदौलत आ रही हैं? पिनाज, ये जो पब्लिक एंगर या पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होती है, इसकी बड़ी अच्छी एक साइंस है जो कि समाज शास्त्र से और राजनीति शास्त्र के विश्लेषण से आप समझ सकती है। यहां पे बहुत स्पष्ट था कि 15 साल के शासन काल में अगर आप गौर से देखें तो सड़क बनना, साइकिल देना, पावर अवेलेबल कराना, ये नॉर्मल प्रक्रिया है विकास की। जिस देश में 6.7% एवरेज विकास दर हो, उसमें सड़क वगैरह ऐसे ही बन जाती है। वो 5 साल में बन जानी चाहिए, उसके लिए 15 साल नहीं चाहिए। बाकी जो विकास होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ट्रस्ट इन स्टेट गवर्नेंस, ये सब चीजें होती हैं। नीतीश कुमार उसमें बुरी तरह फेल रहे, यहां तक कि हेल्थ सेक्टर में पर कैपिटा 300 रुपए नीतीश कुमार की सरकार खर्च करती है, जबकि यूपी बगल में है और वो 900 खर्च करती है और राष्ट्रीय औसत 1100 का है। आप समझ सकती है कि वहां पे हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। तो नतीजा ये हुआ। उसी तरह इंडस्ट्रीज का था, इंडस्ट्रीज खत्म होती गई, तो उसका सम टोटल नाराजगी का था। और एक उसी के बाद कोरोना के बाद आपने जब वो लड़के पहुंचे वहां पे, तो जिस तरह का व्यवहार आपका था, उसने उसके रूह चूल्हे हिला दी, उसके आत्मा की और उसके परिवार के आत्मा की। ये कैटालिस्ट की तरह काम किया, जिससे ये नाराजगी बढ़ गई। बिल्कुल, इसको हम, और ये नाराजगी मोदी जी के बारे में भी है जी। तो कहीं ना कहीं इसको आप ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ नाराजगी नीतीश से है, कुछ हद तक नाराजगी केंद्र से भी रही है। और क्या ये तेजस्वी की जीत भर है, या फिर नीतीश से जो नाराजगी थी, जो बदलाव की इच्छा थी और विकल्प सिर्फ इकलौता तेजस्वी ही मौजूद थे, तो क्या उनको चुना गया है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ फैजान अहमद साहब भी जुड़ जाएंगे, जो अपने आंकड़े, अपने डेटा और अपनी रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। तो अब की बार किसकी बनेगी बिहार में सरकार, नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन नतीजों से पहले हम तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल के साथ मौजूद हैं। उनका अनुभव, उनका आकलन क्या कुछ कहता है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फैजान अहमद जी भी जुड़ गए हैं, हिंदुस्तान से ब्यूरो चीफ हैं। फैजान अहमद जी, आपसे अगर आपका आकलन, आपका अनुमान जो है वो सीटों के संदर्भ में और क्या वजह रही उसके संदर्भ में संक्षेप में जानना चाहूं तो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 7 तारीख को जो बहुत से एग्जिट पोल आए हैं, उनमें कुछ एग्जिट पोल तो बहुत ही एक्सट्रीम पर है। मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है। कोई तो 4-5 सीटों का ही डिफरेंस दिखा रहा है, लेकिन कोई 100 से ज्यादा सीटों का भी डिफरेंस दिखा रहा है। एग्जिट पोल में इतना का डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। और जो ग्राउंड रियलिटी है या जो कुछ भी है, वो बहुत कुछ एग्जिट पोल में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत ही लिमिटेड होता है। जो भी करें वो बहुत ही लिमिटेड होता है और उससे पूरी पिक्चर सामने नहीं आ पाती है। अब आप याद कीजिए कि 2015 में अधिकतर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, रिजल्ट कुछ और हुआ था। लेकिन बहरहाल हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे अपने अनुमान के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो नतीजे आएंगे वो कुछ त्रिशंकु विधानसभा के बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंटेस्ट दोनों अलायंस में, बिहार में तो ऐसे 4-5 अलायंस थे, लेकिन मैं 2 अलायंस की बात कर रहा हूँ। ये दोनों अलायंस के दरमियान टक्कर बहुत ही नजदीकी टक्कर रही है और बहुत ही तीखी टक्कर रही है। इसलिए इसका ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल अभी भी हो रहा है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन 19 है, कौन 20 है। बिल्कुल। चलिए, तो आपने कहा कि एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर हम बढ़ते हुए नजर आएंगे, और विनोद अग्निहोत्री जी इसी चर्चा को इसी पहलू पर आगे बढ़ाएं। अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो उस सूरत में कांग्रेस पहले से ही उसे चिंता है, क्योंकि उसने अपने पर्यवेक्षक जो है, तमाम बड़े नेता जो हैं भेज दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जा सकेगा आसानी से। तो ऐसे में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए पिनाक, पहले तो मैं
इस राय से सहमत नहीं हूँ कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से क्लियर कट मेजॉरिटी होगी। अब सीटें कितनी आती हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह का माहौल है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट का माहौल नहीं था, और फ्रैक्चर्ड मैंडेट हमेशा आमतौर पर तब आता है जब त्रिकोणीय संघर्ष हो, जब तीन अलायंसेस मजबूती से लड़ रहे हों। जब आमने सामने की लड़ाई होती है दो अलायंसेस में, तो दिस वे और दैट वे रिजल्ट होते हैं। आमतौर पर यही एक पैटर्न रहा है। लेकिन मान लीजिए जैसा फैजान साहब कह रहे हैं, हो सकता है क्योंकि मैं बिहार नहीं गया, हो सकता है वो ग्राउंड रियलिटी ज्यादा देखी हो। मान लीजिए अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो फिर ये होगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। जो अन्य पार्टियां लड़ रही हैं, वो पप्पू यादव का जो अलायंस है, उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी का जो अलायंस है, चिराग पासवान का है, इनकी कितनी सीटें आती हैं। तो जो भी सरकार बनाने की स्थिति में होगा, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, वो पहले इन पर इनको जो है निशाना बनाएगा, इनको घेरे में लेने की कोशिश करेगा। अगर सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन, क्योंकि तो दोनों अलायंस जो है प्री पोल अलायंस है, तो सिंगल लार्जेस्ट कौन होता है, राज्यपाल को मौका उसको देना होगा। तो जो सिंगल लार्जेस्ट अलायंस होगा, राज्यपाल जिसको मौका देंगे तो पहली उसकी कोशिश होगी तोड़ने की इन फुटकर वाले पार्टियों को, क्योंकि जो भी पार्टी ज्यादा होगी जो संख्या में, तो उसके विधायकों को तोड़ना थोड़ा आसान नहीं होता है। कांग्रेस भी 70 सीटें लड़ रही है, पिछली बार 43 लड़के 27 जीती थी। अगर इस बार वो 30-35 सीटें जीतती है तो आसान नहीं होगा 20 विधायकों को तोड़ना, क्योंकि 2 और सबके इस्तीफे कराना। तो इसलिए ये मतलब जो है कांग्रेस से जो पर्यवेक्षक भेजे हैं वो इसलिए भेजे हैं कि वो एग्जिट पोल देख के उनको लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो वहां जाके अपने विधायकों को एक साथ करके और उसके बाद जो है कैसे किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है, इन सब चीजों के लिए भेजा है। तो मुझे लगता है कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट की स्थिति होती है और जो 2-4 नंबर रहता है, तो पहले निशाने पर ही फुटकर पार्टियां होंगी जो अन्य वाले। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच में तेजस्वी ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे चुनाव को अपनी ओर खींचने में? किस तरह से उन्हें महीने भर के अंदर अंदर, उससे भी कम समय में अगर देखा जाए, 21 अक्टूबर से उन्होंने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, 251 रैली अकेले ने की हैं, औसतन रोज 12 रैलियां करते हुए नजर आए वो अपने दम पर। तो उनकी भूमिका क्या कुछ रही? क्या वो अपने पिता का जंगल राज जिसे कहा जाता था उसको भुलाने में कामयाब रहे? और महिला और युवा वोटरों का कितना बड़ा योगदान रहा है इस चुनाव को पलटने में? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।